स्वागत है दोस्तों आपका जीत क्लासेस में, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। मैं सुजीत सिंह आपका इस मंच पे स्वागत करता हूं। एक ऐसा मंच जहां आपको हर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराया जा रहा है। प्रैक्टिस सीरीज का ये दूसरा सेट आपके सामने है, जिसमें क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज है। मैंने बताया था दो तरह की प्रैक्टिस सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहे हैं अभी, क्वेश्चन बेस्ड और प्रैक्टिस टॉपिक बेस्ड, जिसमें क्वेश्चन बेस्ड का ये दूसरा सेट शुरू है। चलिए, प्रीवियस में हमने 15 क्वेश्चन देख लिया था, तो आज 16 नंबर से शुरू करते हैं। तो 16वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि जाइलम पेड़ पौधों में मुख्यतः जिम्मेदार होता है किसके लिए। तो देखिए, जाइलम और फ्लोएम ये दो ऐसे टिश्यू हैं जो ट्रांसपोर्ट टिश्यू हैं, ठीक है। यानी ये क्या करते हैं, ये प्लांट में या पौधों में एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को ले जाते हैं, ठीक है। तो जाइलम जो है ये क्या करता है, ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। यानी ये जाइलम जल वहन का काम करता है, प्लस जो सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल मिनरल होते हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो आहार वहन के लिए कौन है, आहार वहन के लिए आपका फ्लोएम जिम्मेदार होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन वहन के लिए, ऑक्सीजन आप जानते हो कि ऑक्सीजन का यानी गैस का एक्सचेंज जो होता है प्लांट में, वो पत्तों के द्वारा, पत्तों में मौजूद स्टोमेटा के द्वारा होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा के द्वारा ये किया जाता है जल वहन। अमीनो एसिड, देखिए अमीनो एसिड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन जो होता है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। यानी ये भी क्या हुआ, एक तरह से आपका आहार के रूप में हुआ, तो ये फ्लोएम का काम हो जाता है, ठीक है। यानी आहार वहन और अमीनो एसिड ये दोनों काम फ्लोएम करता है, जल वहन का काम जाइलम करता है, और ऑक्सीजन वहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोमेटा। तो आंसर हो जाएगा इसका जाइलम का, कि पेड़ पौधों में मुख्यतः जिम्मेदार होता है, तो वो होता है जल वहन के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो किसी व्यक्ति का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या है। देखिए, यहाँ पे जो mmHg है वो मिलीमीटर मरकरी को दर्शाता है, ठीक है। यानी Hg जो है वो मरकरी का सिंबल होता है, तो मरकरी को दर्शाता है। अब ये मरकरी ही क्यों, ब्लड प्रेशर जो है, आप जानते हैं कि प्रेशर नापने के लिए जब सबसे पहले प्रेशर गाज का इस्तेमाल किया गया था, तो उस समय भी हम मरकरी को ही यूज़ किए थे, क्योंकि मरकरी में क्या होता है, कोहेशन बल, यानी ससंजक बल जो उनके आपस के अणुओं के बीच लगता है, यानी आपस के एटम के बीच में जो इनका कोहेसिव फोर्स होता है वो बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इनका एक्यूरेट इनका रीडिंग हम प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए उस समय से आज तक जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मरकरी को ही यूज़ किया जाता है। इसलिए 140 mm यानी मिलीमीटर Hg मरकरी का इसमें उल्लेख है। तो यहाँ Hg का मतलब हो जाएगा आपका मरकरी से। बाकी हाइड्रोजन आप जानते ही हो, पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है ना। हाइग्रोमीटर, देखिए हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में क्या अंतर होता है। हाइग्रोमीटर जो हाइग्रो जो है, ठीक है, ये ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। ह्यूमिडिटी यानी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, यानी जो आपका जल वाष्प के जो कण होते हैं वातावरण में, उसको मेजर करने का काम हाइग्रोमीटर का होता है। जबकि हाइड्रोमीटर जो है ये रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है वाटर के। हाइड्रो मतलब आप वाटर समझ ही रहे हैं, तो हाइड्रो ये रिलेटिव डेंसिटी यानी घनत्व को मेजर करता है, जबकि हाइग्रो जो है ये क्या करता है, आपका जो जल वाष्प होते हैं वातावरण में उसको मेजर करता है। तो इसका यहाँ पे Hg से मतलब हो जाएगा आपका मरकरी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है, जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, न ही जाड़ों में घटता है न ही गर्मियों में बढ़ता है। देखिए, इसका जो हमारा जो ह्यूमन टेम्परेचर होता है, यानी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बीइंग जो होता है वो वार्म ब्लडेड एनिमल होता है, ठीक है। वार्म ब्लडेड कहने का मतलब गर्म खून जो होते हैं उनका क्या मतलब होता है, वार्म ब्लडेड का मतलब गुस्सा वस्सा वाला से मतलब नहीं होता। वार्म ब्लडेड का मतलब वो होता है जो जिस भी इंसान का या फिर जिस शरीर का बाहरी एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से लेना देना ना हो, वो खुद का अपना इंटरनल टेम्परेचर खुद मैनिपुलेट कर सकता है, खुद मेंटेन कर सकता है, ठीक है। जबकि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका टेम्परेचर बाहरी वातावरण से अफेक्ट होता है, यानी बाहर का जैसा टेम्परेचर होगा वैसे ही कोल्ड ब्लडेड एनिमल का टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, छिपकली हो गया, सांप हो गया, फिश हो गया, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, ये जितने भी होते हैं ये सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जबकि मानव शरीर जो होता है ये वार्म ब्लडेड होता है। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं इनका ना ही कभी तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना ही घटता है, ठीक है। ये अपने हमेशा टेम्परेचर को मेंटेन किए रहते हैं।
तो इसलिए इनका जो तापक्रम होगा वो ना ही जाड़ों में घटेगा और ना ही गर्मियों में बहुत बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। आगे की तरफ बढ़ें तो चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है ना, मतलब स्लेव ऑफ स्लेव। ठीक है, तो ये देखिए, मोहम्मद गोरी जो था ये पर्सिया का राजा था। ये भारत में आक्रमण किया लगभग 1175 ईस्वी में मुल्तान के क्षेत्र में। उसके बाद ये आगे बढ़ता गया। इसका मेन ख्वाब था कि ये दिल्ली पर आक्रमण करके वहाँ का खिताब, मतलब वहाँ पे ये राज करे। ठीक है, इसके बाद जब मोहम्मद गोरी का सामना 1178 में पहली बार मोहम्मद गोरी हारा था भारत में। ठीक है, याद रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइज होता है कि मोहम्मद गोरी को पहला डिफीट किस में मिला। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, 1191 में जब पृथ्वीराज चौहान ने इनको हराया था वो टिक करूं, या 1178 में, जो वास्तविक रूप से सही है कि भीम देव, जो राजा भीम देव थे सोलंकी वंश के, उन्होंने इनको डिफीट किया था 1178 में। याद रखिएगा, 1191 में हार, उसके बाद हार जीत लगा रहता है। फिर 1191 में इनको पृथ्वीराज चौहान तृतीय से मतलब अगेंस्ट में वॉर होता है, जिसमें ये क्या करते हैं, ये हार जाते हैं पहले मुकाबले में, और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में इनको, सेकंड बैटल ऑफ तराइन में इनको 1192 में इनको जीत मिलती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जाते हैं। इनका जो जनरल था, यानी गुलाम जो था इनका जनरल, बाद में गुलाम था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये जीत तो जाते हैं 1206 में। 1206 में जीतने के बाद ये वापस चले जाते हैं, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक संभालता है पद। ठीक है, हालांकि इसने कभी भी वास्तविक पद ग्रहण नहीं किया था राजा का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो इनका इनका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जनरल था इल्तुतमिश, ये आपका इनका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। मतलब मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का गुलाम जो था वो था बलबन। यानी अगर गुलाम का गुलाम पूछे तो मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। ठीक है, और अगर थर्ड गुलाम पूछे, यानी गुलामों का गुलाम, ठीक है, तो वो होगा आपका बलबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गुलाम का गुलाम यानी ऐबक का गुलाम कौन था, तो इल्तुतमिश। आगे की तरफ बढ़े तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। देखिए, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था ये 1919 के करीब में। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो ब्रिटेन और तुर्की के बीच में एक समझौता हुआ, जिसको ट्रीटी ऑफ सेवर्स बोलते हैं, यानी सेवर्स की संधि बोलते हैं। उसमें हुआ क्या था कि जो तुर्की के मोहम्मद साहब थे, यानी सुल्तान साहब थे, उनका समस्त अधिकार छीन लिया गया और तुर्की को विभाजित करने का फैसला किया गया। उनको यहाँ तक कि गिरफ्तार भी कर लिया गया, और उनको, यानी तुर्की के खलीफा, तुर्की के सुल्तान को सारे मुसलमान उनको खलीफा मानते थे। और इस चीज़ से खफा होके पूरे दुनिया भर में ब्रिटेन के खिलाफ, यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया। किसका था वो? मुसलमान का आंदोलन था अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, तो उसमें क्या था, भारत में खिलाफत आंदोलन जन्म हुआ, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो नेता जो थे ये प्रमुख रूप से इनमें बाहर आए और इस आंदोलन में का समर्थन किया। गांधी जी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया, और 1919 में ही जब खिलाफत आंदोलन गठित हुआ और उसका पहला सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, तो गांधी जी का वहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में, यानी वहाँ की अध्यक्षता गांधी जी ने ही की थी। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन उसी तुर्की के खलीफा के खिलाफ था, तो इसीलिए खिलाफत आंदोलन का नाम दिया गया। इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन नेतृत्व विहीन था। ठीक है, मतलब विदाउट लीडर चला। अब ऐसा कौन सा आंदोलन था भाई? खिलाफत आंदोलन मैंने बता ही दिया कि आपको शौकत अली और मोहम्मद अली मेन फ्रंट पे लीड कर रहे थे भारत में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1930 में हुआ था तो इसके फ्रंट लीडर थे आपके गांधी जी। असहयोग आंदोलन 1920 में जब हुआ तो इसके भी फ्रंट लीडर आपके गांधी जी थे। भारत छोड़ो आंदोलन, ये देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ गांधी जी के ही नेतृत्व में। ठीक है, 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का बेस रखा गया और इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया। लेकिन जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, 7 अगस्त को शुरू हुआ और 2 दिन बाद 9 अगस्त को ही ब्रिटिशर्स ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी बड़े लीडर थे,
जितने भी बड़े, चाहे वो गांधी जी थे, बड़े बड़े जो नेता थे, सबको क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और गांधी जी थे और इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, ठीक है, इन लोगों को क्या किया गया, आगा खा पैलेस में, जो पूना में स्थित है, आगा खा पैलेस जेल में इनको डाल दिया गया। जिसके बाद जितने भी बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार करने के बाद ये आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था। इसको लीड करने के लिए कौन था, जो नेता लोग थे वो भूमिगत हो गए थे, अंडरग्राउंड होके इसको चलाते थे, और फ्रंट में अब इसको लीड करने वाला पब्लिक लोग हो गए थे। यानी भारत छोड़ो आंदोलन ऐसा था जिसको पब्लिक ने, यानी आम जनता ने इसको लीड किया था, ठीक है, इसमें कोई भी नेतृत्वकर्ता नहीं था, ठीक। तो भारत छोड़ो आंदोलन ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन हो गया था अपनी स्टार्टिंग दौर में ही, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942। आगे की तरफ बढ़ें तो शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग क्या है। देखिए, टीबी जो है ये ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपको पता ही है कि खांसी हो जाता है, बलगम होता है, बुखार रहता है, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, तो ये टीबी का लक्षण होता है। अनीमिया जो होता है ये होता है आपके लौह की कमी से, मतलब आयरन की कमी से शरीर में अनीमिया हो जाता है, ठीक है। अब ये अनीमिया क्या होता है, अनीमिया में क्या होता है कि हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, खून की कमी और आरबीसी की, रेड ब्लड कार्पोसेल्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण आरबीसी के कमी होने के कारण हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और हीमोग्लोबिन कम होने के कारण हमारे बॉडी में सही से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने के कारण हमें अक्सर थकान सा महसूस होता रहता है, भूख कम लगता है, उल्टी उल्टी जैसा मन रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये अनीमिया लौह की कमी के कारण ही होता है। हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस जो होता है ये वायरस से होता है, और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपको ठीक से आपका पूरा बॉडी पीला पड़ जाता है, आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है। हेपेटाइटिस में क्या होता है कि लीवर से जो बिलिरुबिन नामक एक पीले कलर का लिक्विड होता है वो ज़्यादा जनरेट होने लगता है, ठीक है, जिसको आप पित्तवर्णक भी कहते हैं। तो ये ज़्यादा जनरेट होने लगता है जिससे पूरी बॉडी पीली पड़ जाती है, और टॉयलेट में ज़्यादा पीला रंग का होने लगता है। हेपेटाइटिस में ये बीमारियां हो जाती हैं। हेपेटाइटिस भी करीब 6 प्रकार का होता है, A B C D E और G होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस A और E जो होता है वो पानी के प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है, जबकि बाकी जो हेपेटाइटिस B C D G होता है वो आपके ब्लड के माध्यम से इन्फेक्ट होता है, ठीक। आगे देखिए, क्वाशिगोड डिजीज क्या होता है, ये देखिए स्पेशली ये प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज होता है, यानी बच्चों में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है, वो बच्चे जो 18 माह से बड़े होते हैं, 18 माह से कम बच्चों में ज़्यादातर मैरेस्मस रोग होता है, वो भी प्रोटीन डिफिशियंसी रोग होता है। क्वाशिगोड डिजीज जो होता है वो 18 माह के बच्चों जो ज़्यादा बड़े होते हैं उनमें ये देखा जाता है खास तौर पे। और क्वाशिकोर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा खाते हो, बहुत अच्छा कैलोरी इंटेक ले रहे हो, लेकिन अगर आपके भोजन में या आपके बैलेंस डाइट में अगर क्या कहते हैं प्रोटीन की कमी होगी तो ये रोग बच्चों में होने की पूरी संभावना हो जाती है, क्वाशिकोर डिजीज, ठीक है। तो लौह की कमी से आपका उत्तर हो जाएगा अनीमिया। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ें तो विश्व के किस देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई। देखिए ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपके करंट से। करंट में हाल ही में भी चलाया गया था, ये तो पता ही होगा, अगर करंट आपने कभी देखा होगा तो, कि जर्मनी ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की अभी, और इसका सक्सेसफुल ट्रायल भी सक्सेसफुल रहा है। तो जर्मनी ने सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है। अब ट्रेन की बात आई है तो अब जान लीजिए कि सबसे पहला फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब चली गई थी। तो ये चलाया गया था फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन पूरी दुनिया भर में, सिर्फ भारत में नहीं, अक्सर कंफ्यूज होकर थाने लोग मार देते हैं, ठीक है। तो पूरे विश्व भर में जो सबसे पहला पैसेंजर ट्रेन चला वो चला था आपके इंग्लैंड के लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में, ठीक है। इंग्लैंड के लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में सबसे पहली फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई थी 1830 में। 1830 के जस्ट 30 साल बाद, यानी 1853 में, 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चला, वो था आपका बॉम्बे से लेके थाने के बीच में 34 किलोमीटर की यात्रा 1853 में पहली बार भारत में ट्रेन चली थी, ठीक है। ट्रेन में अगर मेट्रो ट्रेन की बात करें तो भारत की पहली मेट्रो सेवा कहाँ स्टार्ट की गई, तो भारत की पहली मेट्रो सेवा स्टार्ट की गई
कोलकाता में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। ये ध्यान दीजिएगा एसएससी वाले, कि एसएससी वाले ये क्वेश्चन ज़्यादा पुट आउट करते हैं जो एनटीए से एग्ज़ाम लेते हैं। वो डुरंड मतलब खेल से और टर्म से, खेल के टर्म से बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन तो पक्का होता है। ठीक है, तो ये खेल पूछ रहा है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, फुटबॉल से जो कप संबंधित है वो फुटबॉल में आपका डुरंड कप होता है। फीफा आप जानते ही हैं, फीफा वर्ल्ड कप होता है, फीफा कप होता है, प्रेसिडेंट कप होता है। ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, यानी डुरंड कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। चलिए आप बाकी के ऑप्शन देख लें। तो हॉकी से आपको पता ही है, आगा खां कप है, अजलान सा हॉकी प्रतियोगिता होता है, फेडरेशन कप है, वो हॉकी से संबंधित है। क्रिकेट से बहुत बच्चे जानते होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी है, T20 वर्ल्ड कप है, आईपीएल है, रणजी है, देवधर ट्रॉफी है, एशिया कप है, बहुत सारे हैं। टेबल टेनिस से या टेनिस से अगर हम बात करें तो टेनिस में विम्बलडन है, डेविस कप है, वाइटमैन कप है, विटमैन कप बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत आसान होता है और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से फिक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है। देखिए वाटर पोलो में क्या कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, एक एक करके देखिए। तो 5 नंबर ईच साइड की बात कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच साइड, एक तरफ की बात कर रहे हैं। तो 5 जो होता है वो आपका बास्केटबॉल में होता है, एक तरफ के खिलाड़ी 5 होते हैं। 7 जो होता है आपका वो होता है वाटर पोलो में भी होता है और कबड्डी में भी होता है, यानी 7 आपका वाटर पोलो आंसर हो जाएगा। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। 9 जो होता है आपका बेसबॉल में भी होता है और खो खो में भी होता है। ठीक है, 9 जो होता है आपका बेसबॉल में भी और खो खो में भी। बाकी 11 का तो आपको पता ही होगा, 11 में आपका हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, उनमें 11 प्लेयर इन ईच साइड होता है। ठीक है, तो आपका वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है, यानी पॉपुलर डांस कहाँ का है मोहिनी अट्टम। तो ये आपका ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश का जो हम मोस्ट पॉपुलर ही बताएंगे आपको। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का जो सबसे परंपरागत वहाँ का नृत्य है वो है आपका कुंचिपुड़ी। ठीक है, कुंचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, एक साथ रटने का आदत डालिए तब कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। कुंचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुंचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र नट्यम वहाँ का एक और पॉपुलर डांस है। आंध्र नट्यम आंध्र प्रदेश, कुंचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कथक यहाँ का पॉपुलर डांस फॉर्म है। ठीक है, कथक, कथक से याद रखिएगा, कथक उत्तर प्रदेश का, तो कथकली केरल का। ठीक है, कथकली केरल का और मोहिनी अट्टम केरल का, ये 2 परंपरागत नृत्य है केरल का। ठीक है ना, तो कथक हो गया आपका उत्तर प्रदेश का और कथकली केरल का, कंफ्यूज मत होइएगा। तमिलनाडु में देखिए भारत नत्यम, भारत का पूरे भारत की बात करें, भारत नत्यम बहुत फेमस डांस फॉर्म, तो भारत नत्यम तमिलनाडु का और आंध्र नत्यम आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो गया, नत्यम लगा तो तमिलनाडु का भारत नत्यम हो गया और कोलाट्टम हो गया। ठीक है, कोलअट्टम या कोलअट्टम तमिलनाडु का डांस हो गया। तो आपका मोहिनी अट्टम और आपका कथकली हो जाएगा केरल का, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे की तरफ बढ़े तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। अब देखिए वर्ल्ड और ऑर्गेनाइजेशन लगभग जितने होते हैं वो सारे आपके कहीं ना कहीं जिनेवा से रिलेटेड हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट है वो जिनेवा में ही है। फिलहाल न्यूयॉर्क की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में कौन सा है, न्यूयॉर्क में आपको पता होगा कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र महासंघ का वहाँ हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है, कंफ्यूज कर देता है न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा दे के। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में याद रखिएगा आपका यूएनओ का हेडक्वार्टर है और यूनिसेफ का भी है। ठीक है, जिनेवा में किसका है, तो जिनेवा में आपको मैंने भी बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन और
आपका ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका भी मुख्यालय आपका जिनेवा में है, ठीक है। और बाकी वॉशिंगटन डीसी में किसका है, तो वॉशिंगटन डीसी में आपका दोनों फेमस वर्ल्ड बैंक और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों का हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। किसका किसका, वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक और IMF का। न्यूयॉर्क में किसका, तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ और UNO का। जिनेवा में किसका, तो WHO WTO ILO से, ठीक है। जकार्ता में किसका है, तो जकार्ता में आसियान देशों का है, ठीक है। आसियान देशों का मुख्यालय जकार्ता में। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन कहाँ, तो जिनेवा में। अगली तरफ बढ़े, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है ना पूछ रहा है, ठीक है। तो नहीं गुजरती है, देखिए भारत से गुजरता है, मैक्सिको से गुजरता है, मिस्र से गुजरता है, इजिप्ट से गुजरता है, ईरान से नहीं गुजरता। ईरान से नहीं, ईरान के जस्ट नीचे है आपका सऊदी अरब, वहां से गुजरता है कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा जो गुजरना है वो उसका है मैक्सिको, इजिप्ट, भारत, सऊदी अरब, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, इन सब से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन ईरान से नहीं गुजरता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ईरान। भारत के याद रखिएगा, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत में अगर पूछ लिया जाए तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से, तो एक तरफ से अगर हम देखें तो आपका गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इतने 8 हैं जो आपका कर्क रेखा से गुजरती हैं, ठीक है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ में है, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर वाली रेखा कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। आगे की तरफ बढ़े हैं, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सबको पता है सहारा मरुस्थल है। लगभग इसकी जो स्क्वायर किलोमीटर है वो है आपका 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है सहारा। और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सबसे बड़ा, ये क्या संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट है। कालाहारी की बात करें तो हमने कल ही वाले वीडियो में बताया था कि कालाहारी जो डेजर्ट है वो आपका अफ्रीका के सबसे निचले महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप के सबसे निचले छोर पे यानी साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना वाले एरिया में पड़ता है। यहाँ का मुख्य जनजाति आपका बुशमैन। पेंटागोनिया डेजर्ट मैंने बताया कि आपको साउथ अमेरिका के सबसे निचले छोर पे, यानी पेंटागोनिया डेजर्ट साउथ अमेरिका के सबसे निचले छोर पे अर्जेंटीना वाले एरिया में, अर्जेंटीना, चील, ठीक है, उस वाले एरिया में आपको ये देखने को मिलेगा। थार डेजर्ट जो है भारत के मध्य में, भारत के गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में और पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में पड़ता है थार, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा जो मरुस्थल हो जाएगा वो जाएगा सहारा डेजर्ट। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो निम्न में कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखिए कालाहारी जो है ये हमने कल बताया। गोबी पहले देख लेते हैं। गोबी जो डिजर्ट है ये आपका है चाइना के ऊपर मंगोलिया वाले क्षेत्र में, मंगोलिया और चाइना के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। मंगोलिया और चाइना के क्षेत्र में पड़ता है गोबी डेजर्ट। सहारा डेजर्ट अभी बताया अफ्रीका महाद्वीप के ऊपरी छोर पे पड़ता है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के ऊपरी, तो वो आपका इक्वेटर से ऊपर हो गया, यानी ये भी दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, नॉर्थ में है, ये उत्तरी गोलार्ध में है। गोबी भी उत्तरी गोलार्ध में हो गया। थार मैंने बताया भारत के गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में, तो ये भी आपके इक्वेटर के ऊपर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास यानी कर्क रेखा के पास। तो बच गया एक कालाहारी डेजर्ट, जानते हैं आप, नामीबिया और वहाँ से गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा कालाहारी डेजर्ट से ही होके गुजरती है। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि कालाहारी डेजर्ट जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका कालाहारी डेजर्ट। चलिए, तो ये रहा हमारे आज का 15 सेट का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको पसंद करेंगे। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा और पसंद आए तो प्लीज़ जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह सर्च करिए यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस पे लाइक करिए और कमेंट करिए जो आपके दिल में कमेंट आ रहा हो प्लीज़। और इसको अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको सर्कुलेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कराने के लिए लेके आएँ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। Please subscribe this. Thank you.